आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे पर बातें करेंगे। ऐसे एक ऐसा पेपर है फ्रेंड्स, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूं तो। ऐसे में हम लोग ऑलमोस्ट सारे लेवल्स समझ चुके हैं जो ऐसे लिखने से पहले जिसकी ज़रूरत होती है। मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर भी बताया था कि कैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके ऐसे में वो फ्लो आ सके, वो रिदम आ सके, एक फ्लुएंसी आ सके, जो एग्ज़ामिनर डिमांड करता है एक ऐसे में, यूपीएससी डिमांड करता है एक ऐसे में जिस बेस पे आपको वो मैक्सिमम स्कोर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम उस पर बात कर चुके हैं वो फाइनल स्ट्रक्चर पर। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले कुछ सालों के यूपीएससी ने जो ऐसे पूछ रखे हैं, उन्हें उठाएँगे और धीरे-धीरे उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे एक थोड़े-से कंपैरेटिवली ईज़ी ऐसे से और फिर धीरे-धीरे टफ़ की ओर बढ़ते चले जाएँगे। क्योंकि यूपीएससी का माइंड समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से ग्रोथ किया है ईयर बाय ईयर। अगर एक ही बार आप इतना हेवी ऐसे ले लेंगे, तो फिर आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा और ये आपके कॉन्फिडेंस को शोक करेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए हम लोग एक ऐसे ऐसे से शुरुआत करेंगे, धीरे-धीरे फिर आप यूँ कहूँ मैं कि स्लो टू फ़ास्ट होना है इस वे में कि हम पहले ईज़ी को देखें, फिर हार्ड को देखें, ताकि हम सही प्रोसेस को जान सकें, उस सही प्रोसेस तक पहुँच सकें कि हमारे अंदर ऐसे इस तरीके से उतरता चला जाए, जैसे कि हमें ज़रूरत है जब हम इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें और ऐसे का पेपर लिख रहे हों तो। तो फ्रेंड्स, अभी जिस ऐसे को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वो है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर हम बात कर चुके हैं। एज पर स्ट्रक्चर आपको याद होगा, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जो ऐसे दी गई है उसके उसको जितने भी पार्ट्स उसके बन सकते हैं उतने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कीजिए और फिर उसकी मीनिंग समझाइए। कि आपने पहले तो बताया अपने इंट्रो में कि ये जो ऐसे है दिया हुआ, ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपने इंट्रो में दिखाया, उसका रिफ्लेक्शन दिखाया। कुछ इस तरीके से कोट्स का इस्तेमाल किया, उस आपको याद होगा हमने एपीजे अब्दुल कलाम का कोट लिया था। और फिर उसके बाद एज़ पर स्ट्रक्चर अब हमें मीनिंग बतानी थी, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि व्हाट कैन बी कॉल्ड डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। उसका स्टार्टिंग आपको याद होगा। एक फ्लो क्रिएट करना है आपको, जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो, आप एग्ज़ामिनर को एक मूवी दिखा रहे हो, एक जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि आपने उसको रिफ्लेक्ट किया कि पहले इस पूरे फ़िल्म में क्या होने वाला है, इस पूरे ऐसे में क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन से एक मैग्नेटिक इंट्रोडक्शन डाला, जो जिन्होंने उसके अट्रैक्शन को कैच किया और फिर अब उसको बता रहे हैं कि इससे पहले कि हम ऐसे को समझें, गहरे तौर पर समझें, जिसमें अलग-अलग डायमेंशंस का हम इस्तेमाल करेंगे एज़ पर स्ट्रक्चर, क्यों ना उसकी मीनिंग को समझ लिया जाए, ताकि जो हमारे लिए ऐसे जो है, उसे आगे समझना और भी फ्रूटफुल हो सके। या मैं यूँ कहूँ कि इससे पहले कि हम ऐसे के गहरे में उतरें, उसे ऊपरी तौर पर समझ लेना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। इस तरीके से आप एग्ज़ामिनर को बता रहे हैं, तो एक रिदम क्रिएट हो रहा है। और जो भी आप ऐसे में लिखें, हमेशा अपने टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, उससे भटकना नहीं है। यहीं बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है
कई बार पूछा कुछ जाता है, हम कुछ लिख लिख डालते हैं। पता असली तब चलेगा जो आपने ऐसे लिखा है, अब उस बेस पर आप अपना एक टॉपिक क्रिएट कीजिए। अगर वो टॉपिक जो टॉपिक दिया गया है उसको मैच कर रहा है, तब तो आपने सही लिखा है, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो मीनिंग में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाट कैन बी कॉल्ड द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। आज हमें सेकंड पार्ट क्रिएट करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय क्लासरूम्स। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन समझ लिए, अब समझें कि क्लासरूम क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर हम डायमेंशंस पर बातें करना शुरू करेंगे और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। आइए फ्रेंड्स, अब देखें सेकंड पार्ट को कि व्हाट डू वी मीन बाय क्लासरूम्स। आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, किस तरीके से लिखा जा सकता है। हमेशा दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप, एक टॉपिक को और दूसरा एग्जामिनर को, जिसके लिए आपको एक रिदम क्रिएट करना है, फ्लो क्रिएट करना है, चीज़ें ऊपर नीचे ना हो जाए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो अब देखते हैं, ये जो मैंने लिखा है, ये इसको और वो जो मैंने बात कही एग्जामिनर की, दोनों को क्रिएट, वो जो ज़रूरत है दोनों की, उसको पूरा कर रहा है कि चिल्ड्रन आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। These innocent hands need someone who could show them the true path। कि बच्चे जो होते हैं वो एक देश का भविष्य माने जाते हैं। जानते हैं आप, ये तो बड़ा फेमस सा कोट है, एक तरीके से बड़ी फेमस लाइन है। लेकिन ये अभी इनोसेंट हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। इनको किसी की ज़रूरत है जो उन्हें रास्ता दिखा सके, सही रास्ता दिखा सके। तो आप देखिए कि क्लासरूम की के बारे में जो हमें बताना है, हम उसका पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्लासरूम की बात को, कि क्लासरूम कैसे मदद करेगी, क्या क्लासरूम में ऐसा क्या है जो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन को सेव करेगी। उसका बैकग्राउंड देखिए तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिदम में आना है। इन क्लासरूम्स दीज चिल्ड्रन get those hands with the help of whom they could become true human assets। क्लासरूम में इन बच्चों को क्या मिलता है? वो हाथ मिलती है जिनकी मदद से वो सही मायने में ह्यूमन एसेट बन सकते हैं। एक ऐसा ह्यूमन जो देश के लिए संपत्ति है। तो अगर ह्यूमन आप एसेट हैं, तो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन सेफ होगी या नहीं आपकी मदद से आगे जाकर। तो क्लासरूम में, और वो ह्यूमन एसेट कहाँ सेफ हो रहा है? क्लासरूम में सेफ हो रहा है। तो चीज़ें जुड़ रही है, देखिए आप टॉपिक से। और आप देखिए जिस तरीके से रिदम क्रिएट हो रहा है, क्या एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्या एक फ्लो में चीज़ें नहीं जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप? इन अदर वर्ड्स, classrooms can be called as a place where apparent human resource of a nation take their true shape to become proven human capital with all elements of skills, values and capability found deep within। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो क्लासरूम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो दिखने वाले हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब जो लोग हैं एक नेशन में, जो लोग जैसे दिखते तो हैं, बस जो दिखते हैं लोग जैसे, उनको उनका सही शेप दिया जाता है कि वो एक प्रूवन ह्यूमन कैपिटल बन सके, कि वो देश का ह्यूमन कैपिटल बन सके। कैपिटल क्या होती है आप जानते हैं? ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा इंसान जो देश के काम आ सके, देश के ग्रोथ में काम आ सके, उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो एक प्रूवन ह्यूमन कैपिटल हो बन सके, विथ जिसमें सारे स्किल्स मौजूद हों, सारे वैल्यूज मौजूद हों, कैपेबिलिटीज मौजूद हों, जो भी क्षमताएं होती हैं वो उसके अंदर मिले। क्लासरूम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे
एक दिखने वाला ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन कैपिटल बन सकता है जिसमें सारे स्किल्स पाए जाएँगे। एंड दिस ह्यूमन capital happens to become the source which shapes the destiny of a nation। और ये जो ह्यूमन कैपिटल होंगे वो सोर्स बनेंगे आगे जाकर जिससे एक नेशन का डेस्टिनी शेप हो सकेगा। तो देखिए चीजें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एकदम फ्लो में चीजें बह रही हैं। इसी तरीके से आपको एक रिदम क्रिएट करना होगा ऐसे के अंदर। तो आप देखिए कि आपने पहले डेस्टिनी ऑफ अ नेशन को समझाया, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में किया था। इस अब क्लासरूम को भी समझा दिया कि क्लासरूम में क्या होने वाला है और वो कैसे टॉपिक से जुड़ा भी हुआ है। बस इस 2 बात का आपको ख़्याल रखना है। टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उससे मत भटकिएगा कभी भी। हम कभी-कभी भटक जाते हैं उससे, लिखते-लिखते पता चला कि बीच में कुछ ऐसा वर्ड मिल गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते-लिखते बीच में महात्मा गांधी आ गए। तो बीच में महात्मा गांधी आ गए तो हम महात्मा गांधी को ही इलैबोरेट करने में लग जाते हैं। कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर याद आता है अरे! हम तो किसी और टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो इस 2 बात को आपको ध्यान रखना है कि इससे टॉपिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए प्लस वो फ्लो क्रिएट होना चाहिए जो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करके रख सके। आपका ऐसे पढ़ने में उसको मज़ा आना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, जितना ज़्यादा आप उसको रोक के रख पाएँगे अपने ऐसे पर, उतना ज़्यादा आपको मार्क देगा। इस तरीके से आपको रिदम क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग डायमेंशंस पर बातें करना शुरू करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में रफ़ में बात की थी आपको याद होगा कि हिस्टोरिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन वो सारे डायमेंशंस हम लेंगे, जो भी हमने 5-6 बात की थी, जो एक नेशन के डेस्टिनी को शेप करने में मदद कर सकती हैं और वो क्लासरूम में बिल्ड हो सकते हैं। टॉपिक के अनुसार ही हमें डायमेंशंस लेना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिए थे और इसके लिए भी बताया था कि कौन से डायमेंशंस लेने हैं। डायमेंशंस टॉपिक के अनुसार चुने जाएँगे और कितने चुने जाएँगे वो वर्ड लिमिट के अनुसार होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।